आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल ए क्लासेस में। तो आज हम लोग मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान जो कि इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, किताब से निचोड़ प्रश्न यानी बुक से चुना गया प्रश्न और क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे जो कि 100% बार बार यही सभी क्वेश्चन पूछा जाता है और आने वाले फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछा जाएगा। कक्षा 10वीं के लिए 2025 के लिए यह सामाजिक विज्ञान जो कि इकोनॉमिक्स का मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार क्वेश्चन यही सभी आता है। इस क्लास से आपके एग्जाम में कई सारे प्रश्न आएंगे। इस 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न में से यह हमारा गारंटी है कई सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएंगे और यह सभी क्वेश्चन बार बार आता है। तो आप लोग प्लीज़ यह 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है यह कि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त एक क्लासेस के साथ जुड़कर अपनी बेहतर तैयारी कर पाएँ और यह 100 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ पाए और इसी में से कई सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएगा, यह हमारा गारंटी है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? और यह क्वेश्चन लगातार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आता है, तो आप लोग प्लीज़ यह सभी क्वेश्चन को ज़रूर याद कर लीजिएगा। और जो क्वेश्चन आपको याद नहीं हो, मान लो किसी विद्यार्थी को यह क्वेश्चन याद होगा और जिसको याद नहीं होगा वो प्लीज़ ज़रूर याद कर लीजिएगा और जो क्वेश्चन आपको याद होगा उसे रिवीजन करिएगा, क्योंकि बार बार पढ़िएगा तभी आपके याद भी रहेंगे और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी बन पाएंगे। और जो क्वेश्चन आपको नहीं याद होगा उसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आते हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। पहला नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? यानी पहला क्षेत्र तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, कृषि क्षेत्र को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो अपना देश भारत में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, अपना देश भारत में है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? और ये भी क्वेश्चन 18 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं 2018 में, तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? यानी जिस देश में बहुत सारे रुपये पैसे आएंगे वह देश क्या कहलाएगा? तो वह देश विकास करेगा यानी विकसित देश कहलाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, विकसित देश कहलाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बीमारू राज्य किसे कहा जाता है? तो बीमारू राज्य भी बिहार को कहा जाता है। और बिहार से जितना भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसे भी ज़रूर क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है? शेयर बाजार के नियामक संस्था क्या है? तो शेयर बाजार के नियामक संस्था सेबी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, सेबी है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। और आपसे पूछेगा भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है यानी अधिक है? तो गोवा राज्य का सबसे अधिक है। तो आप लोग इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। और पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई है। और कुल वन का कितना कम से कम वन कहाँ पाया जाता है? यानी भारत के किस राज्य में कम वन पाए जाते हैं? यानी बहुत सा कम वन पाया जाता है तो वो हरियाणा राज्य, इसमें कम सारा वन पाए जाते हैं यानी कम जंगल पाए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? भारत में नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और नीति आयोग का नया नाम क्या है? तो योजना आयोग है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र कौन है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र कौन है? तो अपना देश भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, भारत में। अगला नंबर क्वेश्चन है,
और यह सभी क्वेश्चन आपको 100% समझ में भी आएगा और समझ में भी आता होगा, ये हमारा गारंटी है। और यही सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछा जाता है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र का द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। और कृषि क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, यानी पहला क्षेत्र जिसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। और सेवा क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहते हैं? तो तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। और कृषि क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? तो खनन आता है, मत्स्य पालन आता है और मुर्गी पालन आता है, ये सभी आता है कृषि क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र में। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? इनमें से कौन से क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, सेवा क्षेत्र को। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? वहाँ पे पूछा था भारत के, तो भारत के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। और भारत के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय कम है, यानी सबसे कम है? तो वह बिहार की है। और यहाँ पे पूछा क्या है? तो बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक कम है? तो वहाँ पे पूछा था राज्य, यहाँ पे पूछ रहा है तो जिला। तो बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी सबसे ज़्यादा है? तो पटना का है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, पटना का। और आपसे पूछता बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो वह पटना का है। तो इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल हैं? प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी क्रियाएं आती है? तो कृषि भी आती है, खनन भी आती है, पशुपालन भी आती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी आती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा, तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? और यह क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया था और 2022 में भी पूछा गया था। आप लोग जरूर इसे याद रखिएगा। भारत में वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है, यानी कब से कब तक कहा जाता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। और आपसे पूछेगा भारत में वित्तीय वर्ष शुरू कब से होता है? भारत में वित्तीय वर्ष शुरू कब से होता है? तो भारत में वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से शुरू होता है। और कितनी तक चलता है? तो 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च तक चलेगा। कितना? 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है भारत में वित्तीय वर्ष। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो CSO के द्वारा किया जाता है, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, दादा भाई नौरोजी ने। और कब लगाया था? तो 1968 ईस्वी में लगाया था। कब लगाया था? तो 1968 ईस्वी में लगाया था राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने। तो ये भी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। और पूछा जाता है एक और क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान कितना रुपया निकला था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान जब लगाया गया था तो कितना रुपया निकला था? तो 20 रुपया निकला था। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, निम्नांकित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? निम्नांकित में से कौन हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है? तो प्रति व्यक्ति आय करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, प्रति व्यक्ति आय
जितना आय अधिक होगी उतना रहन सहन में परिवर्तन आएगा। यानी मुद्रा पैसा जितना भी होगा जिस देश के पास, उस देश ज़्यादा विकास करेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, सेवा क्षेत्र का। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, गरीबी के कुछ और की धारणा किसने दी है? गरीबी के कुछ और की धारणा किसने दी है? तो रेगनर्स नर्स ने दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, रेगनर्स नर्स ने। अगला नंबर क्वेश्चन है, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कभी कभी, आय तथा उपभोग के अंतर क्या कहलाता है? तो बचत कहलाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। और आपसे पूछेगा बचत किसे कहते हैं? तो यही आय तथा उपभोग के अंतर को बचत कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, साख का क्या अर्थ होता है? साख का क्या अर्थ होता है? तो विश्वास करना भी होता है, ऋण लौटाने की क्षमता भी होता है। इनमें से दोनों होता है, यानी ए और बी दोनों होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, ए और बी दोनों। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? निम्न में से कौन सी आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? तो आजकल कौन सा मुद्रा अधिक प्रचलित है? तो कागज़ का नोट अधिक प्रचलित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, कागज़ का नोट सबसे ज़्यादा आजकल चलता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? इनमें से कौन सी संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व ऑफ बैंक इंडिया का स्थापना कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। और रिजर्व बैंक इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ है? तो मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय है। कहाँ है? मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय है। और स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? क्या इनमें क्या पूछा है? नहीं है। निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? तो जामा मुद्रा नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, जामा मुद्रा नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन है, रूस की मुद्रा है। रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा रूबल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, रूबल है। और भारत की मुद्रा क्या है? तो रुपया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सेवा लोकप्रिय साधन है। गैर संस्था वित्त प्रदान करने वाला सेवा लोकप्रिय साधन क्या है? तो वह महाजन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, महाजन है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, व्यवसायिक बैंक है, वही वित्त का साधन है। इसका राइट आंसर सी होगा, व्यवसायिक बैंक। और व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? तो 1969 ईस्वी में व्यवसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है भारत का केंद्रीय बैंक। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। कहाँ है? तो मुंबई में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय। और स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल हुआ था। कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना। तो एक क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में ज़रूर पूछेगा, क्योंकि यह क्वेश्चन कितना बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आपके पूछेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो प्लीज़ ये सभी क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था?
भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1904 में हुआ था। कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा 1904 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, व्यावसायिक बैंक निम्न में से राशि जमा नहीं करता है। व्यावसायिक बैंक निम्न में से क्या राशि जमा नहीं करता है? तो अग्रिम जमा नहीं करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, अग्रिम जमा नहीं करता है। और व्यावसायिक बैंकों को राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 ईस्वी में। कब किया गया था? तो 1969 ईस्वी में किया गया था व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, व्यावसायिक बैंकों का राशि नहीं लेता है तो अग्रिम जमा नहीं लेता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? यानी फाइनेंशियल कैपिटल किस शहर को कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी, भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। और भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, मुंबई को कहा जाता है। और महाराष्ट्र कहाँ पड़ता है? तो यही मुंबई में पड़ता है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अब यह 2024 में भी पूछा गया है और यह क्वेश्चन बार बार आता है। तो प्लीज़ आप लोग इसे याद रखिएगा, यह 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? यानी लंबे समय तक ऋण प्रदान करने वाले यानी कर्ज देने वाली बैंक कौन सी है? तो भूमि विकास बैंक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है, जो कि लंबे समय अवधि के लिए मजदूरों, किसानों को ऋण यानी रुपया पैसा देने का कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? और ये क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएगा, तो प्लीज़ ज़रूर याद रखिएगा। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 ईस्वी में किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, 1969 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है, जिसे आरबीआई भी कहा जाता है। और भारत की ये केंद्रीय बैंक कौन सा है? आपसे पूछेगा भारतीय केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो यही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है, आरबीआई को। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है, इनमें से सभी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी है ऊर्जा का मुख्य स्रोत। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? इनमें से कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो वित्त सेवा गैर सरकारी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सॉरी, इसका राइट आंसर बी नहीं होगा, मॉल सेवा होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, मॉल सेवा, क्योंकि वित्त सेवा गैर सरकारी नहीं है। अगला नंबर यहाँ पे पूछा है गैर सरकारी, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो इसे ज़रूर देख लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, बिहार संपन्न है। बिहार यानी किसमें संपन्न है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा अधिक कृषि किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, कृषि किया जाता है, सबसे अधिक लोग बिहार में कृषि से जुड़े हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो तीसरा क्षेत्र किसे कहते हैं? तो सेवा क्षेत्र को कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। और सेवा क्षेत्र में कौन कौन सी क्रियाएं आती है? तो बैंकिंग आती है, शिक्षा उक्षा सब सेवा ही क्षेत्र में आता है। और कृषि क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि क्षेत्र को। और कृषि क्षेत्र को में किस क्रिया होती है? तो खनन आता है, और सर आता है, जो कि कृषि भी आता है, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बहुत सारे आते हैं कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? क्या कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो हमारा बिहार बीमारू राज्य है, उड़ीसा भी बीमारू राज्य है, भरपूर मध्य प्रदेश भी है, परंतु कर्नाटका नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। और आपसे पूछेगा कौन पिछड़ा राज्य है? तो यही बिहार सबसे अधिक पिछड़ा राज्य है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, मनरेगा
शुरू हुई थी? मनरेगा शुरू किस देश से हुई थी? तो मनरेगा शुरू आंध्र प्रदेश से हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, आंध्र प्रदेश से। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई है? तो 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई है। क्या 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई है मनरेगा के अंतर्गत। परंतु ग्रामीण मजदूरों को रोजगार नहीं दिया जाता है वर्तमान समय में, परंतु यह मनरेगा के अंतर्गत घोषित किया गया है। ग्रामीण मजदूरों को मनरेगा के अंतर्गत 100 दिनों के लिए रोजगार यानी मुफ्त यानी फ्री में होना चाहिए। और आपसे आंध्र प्रदेश से क्वेश्चन पूछता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। और आंध्र प्रदेश से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तारी विरोधी आंदोलन कहाँ हुआ था? आपसे क्वेश्चन पूछता है तारी विरोधी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो तारी विरोधी आंदोलन हुआ था यही आंध्र प्रदेश में। और आपसे पूछेगा एक और क्वेश्चन, भाषाई के आधार पर बनने वाला कौन सा राज्य है? यानी भाषा के आधार पर बनने वाला कौन सा राज्य है? तो भाषा के आधार पर बनने वाला यही आंध्र प्रदेश राज्य है। तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों का निर्धारण करने वाली संस्था कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सा है? तो विश्व बैंक नहीं है, IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये भी नहीं है, UNO यानी यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये भी नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं है। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग 4 होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, 4 होते हैं। और कभी कभी आपके ऑप्शन में 5 भी दिया जाता है, तो आप लोग 5 पे भी टिक कीजिएगा, 4 पे मत कीजिएगा। अगर आपके ऑप्शन में 5 दिया जाएगा तो 4 नहीं रहेगा, तो आप लोग 5 पे टिक कीजिएगा, क्योंकि वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 होते हैं। और ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर 4 होगा। और यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन 2024 में पूछा था। कितना? 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो पूछा था वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, तो ऑप्शन में वहाँ पे 5 दिया था, तो 5 पे टिक किया गया था। तो आप लोग से 5 ऑप्शन में रहेगा तो 5 पे टिक कीजिएगा। अगर ऑप्शन में 5 नहीं रहे, 1 2 3 4 रहे, तो आप लोग 4 पे टिक कर दीजिएगा। तो यह क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा, पूरा फिक्स हो गया है, तो आप लोग इतना कर दीजिएगा। तो अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं? निम्नांकित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं? तो फोर्ड मोटर्स भी है, कोका कोला भी है, नोकिया भी है, इनमें से सभी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, ये सभी है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, नई आर्थिक नीति किससे सम्मिलित किया गया है? नई आर्थिक नीति में किससे सम्मिलित किया गया है? तो उदारीकरण को भी सम्मिलित किया गया है, निजीकरण को भी सम्मिलित किया गया है, वैश्वीकरण को भी सम्मिलित किया गया है, इनमें से सभी को सम्मिलित किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी को सम्मिलित किया गया है नई आर्थिक नीति में। और नई आर्थिक नीति के अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? आपसे पूछेगा नहीं किया गया है, तो राष्ट्रीयकरण को नहीं किया गया है। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुआ था। कब हुआ था? 1995 ईस्वी में हुआ था। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। कहाँ है? तो जेनेवा में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह जेनेवा में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, जेनेवा में। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो निजीकरण आर्थिक नीति का अंग है नई आर्थिक नीति का, वैश्वीकरण भी है, उदारीकरण भी है, बाकी राष्ट्रीयकरण नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, राष्ट्रीयकरण नहीं है। हमसे पूछा है क्या निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो यही राष्ट्रीयकरण नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। और नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण को सम्मिलित किया गया है, यानी 3 को सम्मिलित किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों का हटाना क्या कहलाता है? सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों और तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो निजीकरण का उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो उदारीकरण कहलाता है, निजीकरण नहीं कहलाता है। निजीकरण वैसे जो
खुद अपना हो, यानी कोई भी काम अपना होता है उसे निजीकरण कहा जाता है। तो उदारीकरण सरकार द्वारा चलाया जाता है, और उदारीकरण लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, तो यही उदारीकरण कहलाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, उदारीकरण कहलाता है। और आपसे यह क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है 2 नंबर में, तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। और 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है यह क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं? तो नोकिया भी है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, सैमसंग भी है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, फोर्ड मोटर्स भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, इंफोसिस बहुराष्ट्रीय कंपनियां नहीं है। तो यहाँ पे होना चाहिए इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनियां नहीं है, तो इंफोसिस नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, इंफोसिस नहीं है। बाकी नोकिया, सैमसंग, फोर्ड मोटर्स ये सभी है, और कोका कोला भी है एक बहुराष्ट्रीय कंपनियां, लेकिन इंफोसिस नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, इंफोसिस। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है? हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी हॉलमार्क का किस वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है? तो सोने की आभूषण की परिशुद्धता की जांच के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, सोने की आभूषण के लिए। और आभूषण बनाने के लिए कितने सोना का प्रयोग किया जाता है? तो 22 कैरेट सोना का प्रयोग किया जाता है। और शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। कितना कैरेट का? तो 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, सोने की आभूषण। अगला नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए शुल्क लगता है कितना रुपया? उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना रुपया लगता है? तो 1 भी रुपया नहीं लगता है, यानी 0 रुपया लगता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, सॉरी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, 0 रुपया, यानी 1 भी शुल्क नहीं लगता है। इनमें से कोई शुल्क नहीं लगता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित एवं लागू कब किया गया था? तो 1986 में। कब किया गया था? तो 1986 ईस्वी में उपभोक्ता अधिनियम लागू किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, 1986 ईस्वी में। और उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है उपभोक्ता दिवस। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, सोने की आभूषण को परिशुद्धता पहचानने किस चीन से की जाती है? यानी सोने की आभूषण को परिशुद्धता पहचानने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, हॉलमार्क को, क्योंकि यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आता है, तो इसे भी जरूर याद रखिएगा। और 1 मार्क किस पर होता है? तो कृषि उत्पादनों पर होता है। तो यहाँ नीचे है क्वेश्चन, कृषि उत्पादन की मानकीकरण करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो यह दोनों में से एक क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन 2025 में पूछे जाएंगे। तो कृषि उत्पादनों की मानकीकरण करने के लिए हम किस मानक चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो 1 मार्क को करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, 1 मार्क का। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम घोषित किया गया था। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम घोषित कब किया गया था? तो 1986 ईस्वी में किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, 1986 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित कब हुआ था? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित कब हुआ था? तो यह 1993 में हुआ था। कब हुआ था? 1993 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। किस मान्यता चिन्ह का होना आवश्यक है? यानी सोनों को आभूषणों को परिशुद्धता करने के लिए, यानी सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्राप्त होना आवश्यक है? तो हॉलमार्क का होना आवश्यक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, हॉलमार्क का। और यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामों के लिए, तो इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? और यह क्वेश्चन कई बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो इसे भी आप लोग याद करके जाइएगा आप फाइनल बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि यह क्वेश्चन आएगा। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्या? 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है।
और 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। क्या 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो 5 जून को। कब मनाया जाता है तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। तो इससे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन रहेंगे, तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। और एक होता है महिला दिवस। महिला दिवस कब मनाया जाता है तो 8 मार्च को। कब मनाया जाता है तो 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा, 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, आर्थिक विकास संबंधित है। आर्थिक विकास किससे संबंधित है तो यह परिणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन दोनों से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, ए और बी दोनों से संबंधित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। एक सामाजिक अर्थव्यवस्था सर्वाधिक बल किस पर देता है तो यह लोक कल्याण के लिए होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, लोक कल्याण पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे तो यही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू किस नदी पर तिरंगा फहराया था तो रावी नदी पर। किस नदी पर तो रावी नदी पर तिरंगा फहराया था। और कब फहराया था रावी नदी पर तिरंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू तो 1929 ईस्वी में फहराया था। कब फहराया था रावी नदी के तट पर नेहरू जी तिरंगा तो 1929 ईस्वी में फहराया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और देश को बांधो को मंदिर किसने कहा था। भारत के देश के बांधो को मंदिर किसने कहा था तो यही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। इनमें से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है तो वित्त है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, वित्त है। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, वित्त है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से तो यह प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। और प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है तो कृषि क्षेत्र को। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है तो कृषि क्षेत्र को। और हरित क्रांति के जनक कौन थे तो एम.एस. स्वामीनाथन थे। कौन थे तो एम.एस. स्वामीनाथन थे। और हरित क्रांति कब हुआ था तो 1960 ईस्वी में हुआ था। हरित क्रांति कब हुआ था तो 1960 ईस्वी में हरित क्रांति हुआ था। और हरित क्रांति के जनक कौन थे तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे। और हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक कौन सी फसल पर पड़ा तो गेहूं की फसल पर पड़ा। कौन सी फसल पर पड़ा तो गेहूं की फसल पर सबसे अधिक पड़ा प्रभाव हरित क्रांति का, क्योंकि हरित क्रांति हुआ था इसीलिए। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा हरित क्रांति किस क्षेत्र का अंग है तो यह प्राथमिक क्षेत्र का अंग है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, कृषि क्षेत्र में आता है और कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है इसीलिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। ऑपरेशन फ्लड क्या है या किससे संबंध है तो डेयरी विकास है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, डेयरी विकास है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, ब्रैंडलैंड आयोग संबंधित है। ब्रैंडलैंड आयोग संबंधित किससे है तो यह सतत विकास से है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, सतत विकास से है। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था। यानी पहला राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था तो उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है तो मुद्रा है, रुपया पैसा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, रुपया पैसा यानी मुद्रा। अगला नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है। कहा गया है किसे आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है कहा है तो यह किसने कहा है तो प्रोफेसर पिंगू ने कहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, प्रोफेसर पिंगू ने।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शाख मुद्रा का उदाहरण है? इनमें से कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है? तो करेंसी नोट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, करेंसी नोट। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, 1 रुपये की नोट जारी करता है। 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो केंद्र सरकार द्वारा यानी वित्त विभाग के द्वारा किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, केंद्रीय सरकार के द्वारा 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। और 10 रुपया से अधिक का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का द्वारा किया जाता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है मुद्रा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, मुद्रा है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, शाख का आधार क्या है? शाख का आधार क्या है? तो विश्वास है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, विश्वास। अगला नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी थी? मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करता है। मुद्रा का यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था? तो यह हटले ब्रदर्स के द्वारा दिया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, हटले ब्रदर्स के द्वारा। और हटले ब्रदर्स के द्वारा मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करती है, दिया गया था यह परिभाषा। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। 2025 में यह क्वेश्चन आ भी सकता है, तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन 21 में भी पूछा था। अगला नंबर क्वेश्चन है, स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन के मुद्रा क्या है? तो स्वीडन की मुद्रा कोरोना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, कोरोना है। क्या है? कोरोना है स्वीडन की मुद्रा। और रूबल किसका मुद्रा है? तो रूबल रूस देश की मुद्रा है। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में। कब हुआ था? 1935 ईस्वी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था, 1 अप्रैल, जो कि मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। तो आप लोग इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, इराक की मुद्रा क्या है? इराक की मुद्रा क्या है? तो इराक की मुद्रा दिनार है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, दिनार है। और टाका किस देश की मुद्रा है? तो टाका बांग्लादेश की मुद्रा है। अगला नंबर क्वेश्चन है, टाका किस देश की मुद्रा है? तो टाका हमारा बांग्लादेश की मुद्रा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, बांग्लादेश की मुद्रा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यूरोपियन आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? यूरोपियन आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? तो यूरो है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, यूरो है। और भारत की मुद्रा क्या है? तो भारत की मुद्रा रुपया है। क्या है? तो भारत की मुद्रा रुपया होता है। तो यही था, लगभग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो कि इम्पोर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। और यह सभी क्वेश्चन बार बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। और सभी क्वेश्चन आपको 100% समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ वीडियो रिपोर्ट करके देख लीजिएगा, क्योंकि यह 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इनमें से कई सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो हमारा विश्वास करके यह 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। कई सारे प्रश्न आपके याद भी होंगे इसमें से, तो यह सभी जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि यह 2025 के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग प्लीज़ जरूर इसे याद कर लीजिएगा। तो आज के क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय।